आहो का अंदाज नया था लेकिन जख्म पुराने निकले। जिनको पकड़ा हाथ समझकर वो तो केवल दस्ताने निकले। राजस्थान में पेपर लीक की जांच में क्या क्या निकल रहा है आज विस्तार से बताएंगे। आलोक राज का इंटरव्यू लेते वक्त क्या कुछ मैंने महसूस किया, क्या कुछ देखा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, वह भी बताएंगे। राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठ रही है, हनुमान बेनीवाल क्या तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा में कल से क्या क्या मामले उठने जा रहे हैं, कैसे हाड़ौती की राजनीति में रोजड़े खोजे जा रहे हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं पेपर लीक की राजनीति से। राजनीति इसलिए कि लोकतंत्र में राजनीति के बिना जैसे इंसान हवा पानी के बिना। तो बाड़मेर में आज पेपर लीक को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और भारी भीड़ थी। ये राजस्थान की गहलोत सरकार और मौजूदा भजनलाल सरकार दोनों के लिए आईना था। कैसे हमारी उम्मीदों से खिलवाड़ बंद करो, हमें न्याय दो। ये भीड़ अगर कुछ कहती है तो समझिए गहलोत सरकार क्यों गई थी। भजनलाल शर्मा जी, आपके पास अभी भी 3 साल का वक्त है। इतिहास बना डालिए, इतिहास बन जाइए, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपकी नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा है, मगर कदमों को लेकर हमेशा से आपकी विवेचना होती रहेगी। पेपर लीक को लेकर राजस्थान के युवा नौजवान अधीर हो रहे हैं और जांच में अगर देरी होती है तो फिर लोग यही कहेंगे सब मिले हुए हैं। क्योंकि आज जिस तरह से मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर में चेयरमैन आलोक राज से बातचीत करने गया, वहां देखा कि एसओजी के अधिकारी भी आए हुए हैं जांच पड़ताल के लिए। जो कुछ खुलासे हो रहे हैं एसओजी में वो कम चौंकाने वाले नहीं हैं। अब देखिए, आईटी हेड संजय माथुर, जैसा कि आलोक राज कह रहे हैं कि उस एजेंसी, जो एजेंसी ओएमआर के स्कैनिंग का ठेका लिए हुए थी, उसके साथ संजय माथुर मिल गया था, इसलिए घोटाला कर पाया। मगर बच्चों का सवाल यही है, क्या 3 में ही कर पाया या फिर बाकी की परीक्षाओं में भी हुआ? उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जांच से सामने आ सकता है, जो कुछ हमने वहां पर सिस्टम को समझा। क्योंकि संजय माथुर, अगर जो 2 एजेंसियां आलोक राज के समय काम कर रही हैं, ओएमआर सीट के स्कैनिंग को लेकर उनसे मिला हुआ है, उनके कर्मचारियों से मिला हुआ है, तो फिर आलोक राज के बूते के बाहर की बात है पता लगाना। अब देखिए, उनकी बात भी सही थी। जब वो आए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, ये दलदल बन चुका था। यहां पर आधे से ज्यादा चीजों का सिस्टम ही नहीं था। ओएमआर सीट है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारे आने के बाद तो मैं ओएमआर सीट का ठेका ले सकता हूं, और पीछे वाले बताएंगे कि उन्होंने ओएमआर सीट का किया क्या। अब बताइए, 5 साल की ओएमआर सीट गायब हो जाए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से, तो ये हैरत वाली बात नहीं है? पता नहीं। मगर जो कुछ मेरे समझ में आया, सिस्टम में झोल है। मैंने उनसे पूछा आलोक राज से कि आप इस पद तक पहुंचे कैसे। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत ने मुझे फोन करके बुलाया था। हमने पूछा कि अशोक गहलोत से पहले भी मिल चुके थे आप? उन्होंने कहा, हां, अशोक गहलोत से पहले भी भूतपूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में मिला था। चूंकि सेना से हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा नहीं कि क्या कांग्रेस के किसी नेता के जरिए मिला था, क्योंकि पूर्व सैनिक का सम्मान भी जरूरी है। मगर अशोक गहलोत और आलोक राज को ये बता देना चाहिए कि किसके जरिए वो मिले थे, क्योंकि सिस्टम को जानना या समझना बहुत जरूरी है। अब अशोक गहलोत
को लेकर मैंने पूछा कि वो पूछ रहे हैं क्या भजनलाल सरकार के 2 साल के अंदर गड़बड़ियां हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बनाया है, मुझे फोन करके पूछेंगे, मैं बता दूंगा। मगर जो कुछ मुझे वहां पर समझ में आया, संजय माथुर और गंगवाल जैसे लोग उस सिस्टम को बेहतर तरीके से जानते थे। आईटी हेड होने के नाते और प्रोग्रामर होने के नाते इन लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं की होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एसओजी को पूरा शक है, इसलिए एसओजी आज पहुंची थी और एसओजी के अधिकारी एक एक परीक्षा का डिटेल ले रहे थे। चूंकि हम आलोक राज के साथ बैठे थे, उसी वक्त एसओजी के अधिकारी कमरे में प्रवेश किए, इसलिए मैंने देखा उन्हें जांच करते हुए किन किन परीक्षाओं में कितना इन्वॉल्व रहा है, कौन कौन एजेंसियां थी, उन एजेंसियों के जरिए क्या कोई संपर्क रहा है। भजनलाल सरकार ने एसओजी को कहा है पूरे मामले की जांच के लिए। अब देखिए, मैंने बार बार आलोक राज से यही जानने की कोशिश की, जब पिछले साल जनवरी फरवरी 2025 में ही एसओजी ने आपको बता दिया था कि इन 3 परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, तो आपने जांच क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा कराता या जांच करता। ये सारी बातें बचकानी हैं। ये कहकर आप बच नहीं सकते कि मैं व्यस्तता की वजह से ध्यान नहीं दे पाया और मिसप्रिंटिंग हो जाती है, प्रिंटर गलती कर देता है, एडिट में पहले इस तरह के नियम थे कि लोग एडिट कर लेते थे फॉर्म को, इसके पहले लोग कंप्लेन करने क्यों नहीं आते थे। संजय माथुर जब गिरफ्तार हुआ है तभी क्यों सवाल उठ रहे हैं। ये सारे सवाल वो उठा रहे हैं, ये बेहद बचकाने सवाल हैं। हालांकि देखिए, मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो बुरे व्यक्ति हैं या बेईमान व्यक्ति हैं, मगर सिस्टम को क्लीन चिट देना उनकी तरफ से भारी लापरवाही हो सकती है। जैसे रीट की परीक्षा में मैं अभी तक मानता हूं कि पेपर लीक में गोविंद सिंह डोटासरा उस सिस्टम के हिस्सा नहीं थे। डीपी जारोली, प्रदीप परासर, अशोक गहलोत, सुभाष गर्ग, ये सारे लोग मिले हुए थे उस परीक्षा को कराने में। मगर शिक्षा मंत्री होने के नाते जिस तरह के डायलॉग मारे उन्होंने कि जो कहे पेपर लीक हुआ है उसे जेल में बंद कर दो, इससे ज्यादा उनकी भदपिटी। जबकि उस समय जो कुछ मैंने जांच में देखा था कि गोविंद सिंह डोटासरा से ज्यादा ताकतवर डीपी जारोली, सुभाष गर्ग थे उस परीक्षा को आयोजित कराने में, प्रदीप परासर और अशोक गहलोत। तो इसीलिए आलोक राज को भी इस तरह से आगे बढ़ कर दावा नहीं करना चाहिए कि संजय माथुर जी को पता नहीं था और परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं हुई है। जिस तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग में तमाशा हुआ है, उस तमाशे के बाद अब कोई भी गंभीरता से इन तरह के दावों को नहीं लेता है। बीएल जाटावत को सामने आना चाहिए और अशोक गहलोत को बताना चाहिए कि बीएल जाटावत को क्यों भगाया था डीपी जारोली की तरह अशोक गहलोत ने। मगर अशोक गहलोत का कहना है कि जयपुर में मौसम कभी धूप कभी छांव, कभी ठंड कभी गर्म हो जा रहा है और मेरी तबीयत खराब हो जा रही है, तो मौसम को देखते हुए मैं मुंबई शिफ्ट कर रहा हूं कुछ दिनों के लिए, इसलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। वैसे अशोक गहलोत ट्वीट नहीं करते हैं, अशोक गहलोत के ओएसडी ट्वीट करते हैं, इसलिए उनके ट्वीट को अशोक गहलोत का ट्वीट मत समझा कीजिए। उन्होंने बहुत सारे ट्विटर हैंडल भी हायर कर रखे हैं कुछ पत्रकारों के जरिए, उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या लिख रहे हैं। इसलिए उनके एक्स पर लिखे हुए चीजों को गंभीरता से मत लीजिए। वो एसडी लिखा करते हैं, एजेंसियां लिखा करती है, मगर उनसे अब भी ये पूछा जाएगा कि उस समय 2019 में अगर जांच करा लिए होते तो संजय माथुर उसी समय सिस्टम से बाहर हो जाता और आज 2025-26 तक बेरोजगारों का शक नहीं गहरा था। मगर पूछे कौन? ये देख रहे हैं, ये दृश्य डराने वाला है उन तमाम सरकारों को, चाहे अशोक गहलोत की सरकार रही हो या मौजूदा भजनलाल की सरकार हो या पिछली वसुंधरा सरकार हो। ये बेरोजगारों का दर्द है, नागौर में भी होने वाला है और हर जिला मुख्यालयों पर यह होता ही जा रहा है। इस तरह से यह प्रदर्शन है जो बाड़मेर में हुआ है।
हरीश चौधरी के सामने जब लड़के कह रहे थे कि आपकी सरकार में भी यही काम हुआ है जो इस सरकार में ओएमआर को लेकर आ रहा है, तो वहां पर कांग्रेस के नेता नतमस्तक थे। हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं तो उस समय भी अपनी सरकार के खिलाफ पैदल चलना चाहता था आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर, मगर सचिन पायलट ने मना कर दिया था। अब सचिन पायलट होना राजस्थान की राजनीति का सबसे बेचारा होना है। सचिन पायलट कांग्रेस के नेताओं में सबसे पहले बोलते हैं हमला पेपर लीक को लेकर, फिर शिकायत होती है कि दिल्ली में कि ये तो पेपर लीक के मामले को उठा रहा है। ना बोलते हैं तो अशोक गहलोत के लोग कहते हैं सचिन पायलट क्यों नहीं बोल रहे हैं। सचिन पायलट होना, मैंने कहा ना कि राजस्थान की राजनीति में सबसे बेचारा होना है। अगर आप इनकी तारीफ करते हैं और आप पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह भी माना जाएगा कि अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है, मगर इस दर्द के साथ जीना होगा, क्योंकि यह दर्द जनता का दर्द है। अब देखिए, आरपीएससी को लेकर कितनी जांच होगी पता नहीं। भजन लाल शर्मा अभी तक आरएस की जांच, एसआई की जांच जितनी तेजी से हो रही है, अब जेईएन परीक्षा को लेकर जरूर कहा गया है कि बड़ी सफलता मिली है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसका खुलासा कल एसओजी करेगी। जेईएन परीक्षा में जांच आगे बढ़ गई है, कुछ और परीक्षाओं में मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिसका खुलासा एसओजी ने नहीं किया है। एक दो दिनों में, आने वाले दिनों में उन परीक्षाओं में हुए मुकदमे का भी खुलासा किया जाएगा, जिनमें कहा जा रहा है कि राजस्थान की जनता को पता नहीं है उन परीक्षाओं में भी पेपर लीक हुआ था। धीरे धीरे हो रहा है। मैंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर पिछली सरकार में पेपर लीक हुआ है कि ये जांच आसानी से हो भी नहीं सकती है, और जब अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए परीक्षाओं की ओएमआर सीट ही उपलब्ध नहीं है तो फिर जांच क्या करोगे ओएमआर बदलने की। मगर आलोक राज इस दावे के साथ कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के दौरान हुई परीक्षाओं के ओएमआर सीट हैं, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपलोड करने का। 2 परीक्षाओं का किए भी थे, पता नहीं। पर हनुमान बेनीवाल आज सर्वदलीय बैठक में दिखाई दे रहे थे और हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में भी वो राजस्थान के पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, अरावली के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। लाल स्वेटर में दमकते हुए नजर आ रहे हैं, इधर राजनाथ सिंह के साथ भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा कल से शुरू हो रही है और राजस्थान में विधानसभा भी शुरू हो रही है। यहां पर भी देखते हैं विपक्ष क्या क्या किस तरह से मुद्दे उठाता है, क्योंकि चाहे मिड डे मील हो, चाहे पेपर लीक हो या कोई और मामला हो, अभी विपक्ष के लिए बहुत अच्छे तरीके से मुद्दे हाथ में नहीं लग रहे हैं, सिवाय कि पंचायती राज और मनरेगा के। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार अभी तक बेरोजगारों के भरोसे पर पूरी तरह से कसौटी पर खड़ा उतरते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जब दिनेश खोड़निया को लेकर दैनिक भास्कर खुलासा करता है तो जांच किससे होती है? बाबूलाल कटारा के बेटे को बुलाकर। दिनेश खोड़निया को बुलाया तक नहीं जाता है जांच के लिए। दिनेश खोड़निया कह रहा है कि 2.5 साल पहले वक्तव्य दिया था बाबूलाल कटारा ने, तो 2.5 साल तक एसओजी बैठी क्यों रही? 2.5 साल तक ईडी बैठी क्यों रही? दिनेश खोड़निया कह रहा है कि ईडी के अधिकारी ने जबरदस्ती बाबूलाल कटारा से बयान दिलाया था, तो दिनेश खोड़निया ने बाबूलाल कटारा के अलावा ईडी के उस अधिकारी पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? और अगर दिनेश खोड़निया कह रहा है कि इस मामले में मुझे क्लीन चिट मिल गई है, तो मोदी सरकार आगे के कोर्ट में अपील क्यों नहीं कर रही है? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सब मौसेरे भाई हैं, सब मिले हुए हैं, ये चाहे तो जांच हो जाए, पर जांच हो ही नहीं पा रही है। क्या बाबूलाल कटारा के पक्ष में आदिवासी समाज को निकलना चाहिए घरों से? क्या संजय माथुर के पक्ष में माथुर समाज को भी निकलना चाहिए? पता नहीं। रामगोपाल मीणा के पक्ष में मीणा समाज को भी निकलना चाहिए? पता नहीं। मगर मुझे लग रहा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी राजनीति हावी है और बेरोजगारों में बेचैनी बढ़ रही है।
आज मैं देख रहा था बाड़मेर में भी हरीश चौधरी कह रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी आ जाते या प्रियंका चौधरी आ जाती धरने में तो क्या बिगड़ जाता, पर्ची आई है, खर्ची आई है। हमने कहा ना कि लोकतंत्र में राजनीति जो है हवा पानी है, वो चलते रहता है। पर इधर एक और राजनीति देश भर में हो रही है और वो यूजीसी में अनुशासन के नियमों को लेकर, कैंपस के नियमों को लेकर, जातिगत भेदभाव के नियमों को लेकर जो नए नियम बने हैं उसे लेकर आज उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसक झड़पें भी हुई और खूब सारे प्रदर्शन भी हुए। कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र सिंह हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला इस यूजीसी कानून के खिलाफ। उन्होंने लिखा कि धर्म, जाति, जेंडर और बैकग्राउंड के आधार पर होने वाला भेदभाव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के साथ ही किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। आपस में स्टूडेंट को यह बांटने वाला है। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस के बहुत सारे सांसद उस कमेटी में थे। दिग्विजय सिंह भी इसके पक्ष में है, तो कांग्रेस की राय वहां बटी हुई है। बीजेपी बुरी तरह से इस मामले पर बैकफुट में है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये भेदभाव वाली परिभाषा है। इस नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना कार्रवाई नहीं होगी। 24 घंटे में कार्रवाई का नियम गलत इस्तेमाल की आशंका को बढ़ाता है। इंक्वायरी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ईओसी और इंक्वायरी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य नहीं है। इससे कमेटी के फैसले एक तरफा होने के डर हैं। कॉलेज सजा के डर से सही फैसला नहीं ले पाएंगे। नियम तोड़ने पर फ्रंट रोकने और मान्यता रद्द करने का, ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। डर के कारण कॉलेज मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का आरोप। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट अकादमिक मानकों तक सीमित है। एक्ट में जातीय भेदभाव या उत्पीड़न पर सीधे नियमों को बनाने की बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान आज आए थे छोटी खाटू में। वो आश्वासन देते हुए नजर आए कि कोर्ट के आलोक में सब कुछ हो रहा है। अगड़ी जातियों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है कि ओबीसी मजबूत जातियां हैं, इन्हें अगड़ी जातियों से क्या भय है, ये तो खुद ही जमींदार हैं। एक तरह से जो शंकराचार्य के पक्ष में कांग्रेस है, वो शंकराचार्य इस यूजीसी कानून के विरोध में है। एक गड़मड़ जैसी स्थिति हो गई है जातीय टकराव में। कांग्रेस इस यूजीसी कानून के खिलाफ दिखाई दे रही है जबकि उनके सांसद उस नियम बनाने में शामिल थे, और बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि सभी राज्यों से, राजस्थान से भी केंद्र सरकार ने यह फीडबैक मंगाया है कि जो कोर वोटर हैं अगड़ी जाति बीजेपी के, उनमें कितनी बेचैनी है और क्या इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगाकर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि सरकार तो बैकफुट पर आ नहीं सकती। इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। उधर कांग्रेस में 5 जिला अध्यक्षों की पेंच फंसी हुई है और ये 5 पहलवान बने हुए हैं, जिसमें जयपुर भी है, राजसमंद भी है, प्रतापगढ़ भी। ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। मतलब स्थिति इतनी खराब है, वहां पर भी जिला अध्यक्ष के लिए ये लड़े जा रहे हैं। अब बताइए, 5 जिला अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है कांग्रेस। इतने मीटिंगों के बाद, इतने सारे फीडबैक के बाद, जो राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत भेजा था, उनका फीडबैक क्या हुआ? जब आपस में इतनी लड़ाई है तो उनके फीडबैक को मान ले। कम से कम ये 5 कहने वाले तो हो जाएंगे कि 5 तो हमारे माने गए थे, मगर कोई 5 गांव भी राहुल गांधी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये कांग्रेसी आपस में महाभारत ही करेंगे। वैसे कल पंचायती राज को लेकर सम्मेलन है, जहां पर मनरेगा को लेकर इनको लग रहा है कि मनरेगा को लेकर जो लड़ाइयां है वो लड़ी जाए तो गांव में हमारी स्थिति मजबूत हो सकती है। उस लड़ाई को लेकर कैसे जाएंगे ये, क्योंकि फिलहाल बहुत सारी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, जिसमें एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है। मगर फिर भी कहा जा सकता है एसआईआर के मसले पर राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अच्छा मुकाबला किया है। उधर वसुंधरा राजे को मैं सुन रहा था। वसुंधरा राजे जाट महिलाओं के कार्यक्रम में गई थी और उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते दुगना मेहनत करनी पड़ती है। मुझे आज भी दिन याद आता है कैसे भैरव सिंह शेखावत को हटाकर और सीधे पैराशूट से बैठा दिया गया था बिना कोई मेहनत किए हुए। मगर दर्द है कि
वैचारिक हिंसा भी हिंसा है, किसी को इग्नोर करना भी हिंसा है, किसी का अनदेखा करना भी हिंसा है। क्या ये हिंसा वसुंधरा राजे ने कभी किसी के साथ नहीं किया है? जसवंत सिंह और भैरव सिंह शेखावत अगर होते तो क्या वो इस तरह के डायलॉग बोल पाती? हमने कहा ना, प्रकृति का न्याय सबसे बड़ा न्याय है, वहां पर न्याय हो ही जाता है। उधर हाड़ौती की राजनीति में एक अलग ही फेंच फंसा हुआ है। जो गुर्जर मीणा जातियों के नेता हैं वो आपस में इस तरह से भिड़े हुए हैं वोट बैंक के लिए कि समझ में नहीं आता है कि कौन किससे मुकाबला कर रहा है। अब अशोक चांदना ने कह दिया कि देवली उनियारा के, बारां के, कोटा के, भिलवाड़ा के रोजड़े आते हैं नीलगाय बूंदी में। उसके जवाब में नरेश मीणा बोल रहे हैं कि इन नेताओं के लिए बोला जा रहा है। पता नहीं किन नेताओं के लिए बोला है कि नहीं बोला है, पर मुझे लग रहा है कि वहां की एक राजनीति दिलचस्प हो चली है और सभी नेताओं की सभाओं में जो भीड़ आ रही है वो कंफ्यूजन पैदा करने वाला है कि किसके साथ ज्यादा जनता है। और ऐसा लग रहा है कि वहां अभी अभी चुनाव है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मगर क्या पता चुनाव आते आते माहौल में जो गर्मी बनी हुई है उसमें नरमी आ भी सकती है। पर फिलहाल तो हाड़ौती की राजनीति काफी गर्म हो रखी है सर्दी के इस माहौल में भी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।